राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजियोलॉजी का चैप्टर 2। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का चैप्टर 2, जिसमें पढ़ेंगे हम बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं, जो हम व्यक्ति हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो में क्या लिख रखा है? इंट्रो में लिखा है, ह्यूमन बिहेवियर आर ए रिफर टू हाउ टू पर्सन थिंक एंड फील एट एक्ट। मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या किस चीज पे रेफर करता है कि जो पर्सन है वो कैसा थिंक यानी कैसे सोचता है और कैसे वो फील करता है, कैसे एक्ट करता है। समझो कि सैड सैड का टाइम है, मातम का टाइम है, कोई किसी घर पे एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन कैसे बिहेव करता है और वो कैसे एक्ट करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को दर्शाता है, ठीक है। सैड के टाइम पे हम काफ़ी लेजी फील करते हैं, ठीक है, काफ़ी लेजी फील करते हैं। और हैप्पी के टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाता कौन है? ये सारी चीज़ें कौन बताता है कि भैया ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो? ये बताता है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और इन्वायरमेंट के हिसाब से। इन्वायरमेंट अगर जे बुरा है, सैड है, तो हम फील करेंगे सैड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो हम हैप्पी फील नहीं करेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे। हार्मोन्स भी भैया उसी टाइप का रिलीज होता है, नर्वस सिस्टम भी उसी तरह काम करता है, ब्रेन भी वैसे ही सिग्नल देने लगता है। अब देखो ह्यूमन बिहेवियर को कौन, अब देखो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बिहेवियर को कौन बताता है कि भैया आप एक चीज पे तो ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड नहीं है कि भैया मूड अच्छा नहीं है तो बिहेवियर आपका अलग रहेगा, नहीं। देखो आपके दिमाग पे भी भैया दिमाग में है कि चलो मूड अच्छा नहीं है बट अभी फैमिली के साथ है तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए ताकि फैमिली वालों को पता ना चले। और तो वहाँ पे ब्रेन काम कर रहा है, माइंड भी काम कर रहा है। ब्रेन और माइंड दो अलग चीज़ें हैं, एंड बॉडी एंड इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती है ह्यूमन के बिहेवियर को, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, अब पढ़ते हैं ब्रेन एंड बिहेवियर, यानी कि ये जो ब्रेन है उसका क्या रोल है हमारे बिहेवियर को मतलब कि बताने का, और वो कैसे हमारे बिहेवियर से कनेक्टेड है, ठीक है। ब्रेन जो है हमारे बिहेवियर से कैसे कनेक्टेड है, तो पहले हम जानेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन यहाँ पे लिखा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन हमारा पॉइंट बन गया। तो ब्रेन के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। ब्रेन जो है ना हमारा फर्दर डिवाइड है 3 पार्टों में, ठीक है। सेरी अभी मैं ऊपर ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, डेप्थ में नहीं। अपने तो बोलोगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वैसे नहीं। सेरिब्रम एंड सेरिबुलम, ठीक है, सेरिबुलम, ठीक है, सेरिबुलम हो गया। एंड एक है आपका ब्रेन एस्टेम, ठीक है, एस्टेम, ब्रेन एस्टेम। इन 3 पार्टों में अपना ब्रेन जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम और सेरिबुलम और ब्रेन स्टेम करता क्या है और कैसे इस पे बिहेवियर डिपेंड करता है, देखो। ये जो तुम्हारा सेरिब्रम है वो करता है काम थिंकिंग का। अब मान लो कि सोच रहे हो भैया हम काफ़ी ज़्यादा, ये काम करता है थिंकिंग का। तो आप सोच रहे हो भैया हम पानी में तैर रहे हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा पानी वाला। अब आप सोचोगे ही नहीं, बिल्कुल पड़े रहोगे मुर्दों की तरह, तो यहाँ पर थिंकिंग नहीं है तो आपका बिहेवियर भी हो जाएगा मुर्दों की तरह। सेरिबुलम, सेरिबुलम क्या करता है? बैलेंस बना कर रखता है, बैलेंस्ड। ये क्या करता है? बैलेंस बना कर रखता है पूरे बॉडी का। आप चल रहे हो तो उसमें बैलेंस नहीं है, अगर सेरिबुलम बैलेंस नहीं बना कर रखा है तो बिहेवियर आपका कैसा हो जाएगा? ड्रंक मैन की तरह, ठीक है। अब स्टेम, स्टेम क्या करता है? स्टेम तुम्हारा रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। कौन? स्टेम। अब भैया अगर ये सांस नहीं लोगे तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एसओएस, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइप का बिहेव करने लगोगे। अब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये देखो ब्रेन। ब्रेन इज ए मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? देखो कितने पार्ट में डिवाइड है। सेरिब्रम, सेरिबुलम, सॉरी सेरिबोरम एंड सेरिबुलम एंड ब्रेन स्टेम। सेरिबुलम क्या करता है? आपको सोचने में मदद करता है। सेरिबुलम क्या करता है? बैलेंस बना कर रखता है। और ब्रेन स्टेम लाइफ फंक्शन, यानी जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ें लिखा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सारी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ, आपका रिविजन भी हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ए थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड ए डिसीजन मेकिंग। अब भैया देखो ये सारी चीज़ों में से कोई एक भी डिस्टर्ब होगा ना तो आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पूरा बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा। आप बिल्कुल वैसे व्यक्ति नहीं रहोगे, सोच पे ही जैसे देखो, आप प्रेमानंद के बात को भी सुना होगा, जैसे सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा पढ़ोगे वैसा बन जाओगे, जो याद रखोगे वो वही करोगे। डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन तो भैया पूरे पूरे बिहेवियर को ही आपका डिफाइन करता है, ठीक है, ऐसे।
अब देखो यहाँ पे आ गया सेरिबुलम। सेरिबुलम कंट्रोल एंड बैलेंस एंड पोस्चर। ये क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड क्या करता है, बैलेंस बना कर रखता है एंड पोस्चर को मेंटेन करता है पूरे बॉडी को, ठीक है। एंड ए कोऑर्डिनेशन मसल्स मूवमेंट, ये मसल्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कराता है। यानी कि समझो कि ये कोई व्यक्ति है और ये मान लो उसका पैर है और ये उसका हाथ है, तो ये वाला समझो लेफ्ट और ये राइट। तो जब ये लेफ्ट वाला हाथ आगे जाएगा ना, तो लेफ्ट वाला पैर भी आगे जाएगा और ये राइट वाला पीछे जाएगा, बैक की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बैक की तरफ जाएगा और ये फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट की तरफ जाएगा। तो ऐसे करके जब ये मूवमेंट होगा एक साथ और एग्जैक्ट बैलेंस होगा, तभी आप जाके आगे की तरफ बढ़ पाओगे, तब आगे की तरफ चलोगे, वाल करोगे, ठीक है, तब आप वाल करोगे। अगर जी ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट और बैलेंस में ना हो तो आप गिर जाओगे, छोटे बच्चों की तरह चल भी नहीं पाओगे एग्जैक्ट, ठीक है, जब तक ये बैलेंस नहीं होगा। तब ब्रेन स्टेम ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। भैया इनमें से कोई सा भी अगर गड़बड़ हुआ तो भैया SOS वाला कंडीशन, यानी कि इमरजेंसी में क्या कोई व्यक्ति कुछ सोच सकता है, कुछ कर सकता है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, कुत्तों की तरह, मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट एक एग्जांपल समझ आ रहे हैं कि वो एक सांस के लिए तड़पेगा। अब आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम कैसे हमारे ब्रेन एंड बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो कैसे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइड है तीन भाग में, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड है 3 भाग में, कौन कौन सा, एक है अमाई ग्लेडला और दूसरा है हाइपोकैम्पस, ठीक है, एंड तीसरा है थैलमस, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, पहला जो पार्ट है ना, ये कंट्रोल करता है इमोशन। भैया इमोशन तो डायरेक्ट बिहेवियर से डिपेंड करता है। अगर जो आप दुखी हो, कोई आपके सामने आकर हंसे तो आपको गुस्सा आएगा, तो ये आपका बिहेवियर चेंज कर देगा तुरंत। इमोशन से ही डायरेक्ट हम बिहेवियर को पहचानते हैं, कैसा बिहेवियर है। आप बच्चों के प्रति आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अब बच्चों को देख के थोड़ा अकड़ू बन गए तो आपका बिहेवियर थोड़ा अकड़ू टाइप में है, ठीक है। और ये देखो ये मेमोरी, अब ये मेमोरी याद ही नहीं रखेगा क्या क्या चीज़ें, तो बिहेव कैसे करोगे भैया उसके प्रति। एंड सेंसरी सेंसरी ऑर्गन सेंसरी रैली, ये इसको कंट्रोल करता है, सेंसरी को समझोगे थैलमस। तो अब मतलब कि समझो कि सामने दिख रहा है, तो अगर दिखेगा ही नहीं तो उसके प्रति कैसे बिहेव करोगे, वही वहाँ से कंट्रोल होता है। अब आ जाता है आपका, एक सेकेंड, लिम्फेटिक सिस्टम खत्म, ठीक है। बस यही था, इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम इज एमाइलाइडेड एंड हेपेटो, ये देखो वही लिखा है, इमोशन मेमोरी सेंसरी, ये सबको कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर एंड मेमोरी एंड इमोशनल, ये चीज़ें याद रखना की पॉइंट, ठीक है। अब आ जाता है नीचे जेनेटिक एंड बिहेवियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले समझो जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स डिपेंड करता है जीन्स पे। जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं मेरे भाई। जीन्स क्या होता है, जीन्स ऐसी चीज़ होती है जो हमें माता एंड पिता से मिली हुई, पिता से मिलती है, माता और पिता से बच्चों में आती है, ठीक है। जो चीज़ें माता और पिता से बच्चों में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो आता है, तो वो उसे ही कहते हैं जीन्स। और ये देखो अब क्या क्या आता है, माता पिता से बच्चों में क्या क्या आता है। पहला इंटेलिजेंस, मतलब कि अगर जे आपके पिताजी काफ़ी ज़्यादा मैथ में अच्छे हैं और मम्मी भी मैथ में तो अच्छी है, तो ये श्योर है कि अगर जो आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ पे ध्यान देते हो, तो आप भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और फिर आता है आपका पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी आगे चढ़ के पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी ये पूरा एक चैप्टर ही है, पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी पूरा चैप्टर है, ठीक है। और फिर उसके बाद से है मेंटल इलनेस यानी कि मेंटल इलनेस होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो दिमाग से कैसा है। मेंटल इलनेस, कोई भी व्यक्ति है उसका दिमाग कैसे है, कैसे कार्य कर रहा है। जैसे कि मेंटल इलनेस, कोई व्यक्ति अगर जो डिप्रेशन में है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर जो डिप्रेशन में है तो वो मेंटली इल है। वही अगर जी आपके माता पिता का जीन्स अच्छा है तो आप डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों से दूर रहोगे,
ठीक है। और लेकिन सिर्फ जीन्स नहीं, ये इन्वायरमेंट पे भी बिहेवियर बदलता है। देखो अब केवल जीन्स पे भी नहीं, बिहेवियर क्या करता है, इन्वायरमेंट पे भी बदल जाता है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है मेन, अब इसका फॉर्मूला अगर जो आप देखो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट्स इक्वल टू बिहेवियर, इक्वल टू ह्यूमन बिहेवियर, इक्वल टू ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। अब आ जाता है नीचे, अब नीचे जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, अब जेनेटिक्स एंड बिहेवियर को भी यहाँ पे पढ़ लिए, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जेनेटिक्स आर ए पासिंग फ्रॉम ए पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स जो पास होता है, क्या होता है, जीन्स पास होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रेन में एंड इन्फ्लुएंस क्या करता है, बिहेवियर को। अगर जो देखो माता पिता से जेनेटिक्स आपको अच्छी मिली है तो आपका माइंड जो है काफ़ी शार्प होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से सोच पाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जेनेटिक्स एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, अगर ये दोनों मिल गए तो यहाँ पे बना मेल, अगर जो एक्स एक्स मिला तो यहाँ पे बनेगा फीमेल। ठीक है, यहाँ पे बना फीमेल। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल बनेगा या फीमेल, तो ये जेनेटिक्स जीन्स पे डिपेंड कर रहा है, और जीन्स क्या करता है आगे जाके डेवलप कराता है, वैसी चीज़ है। ठीक है। इंटेलिजेंस, फिर से ये टेम्परामेंट एंड ए मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमें माता पिता से मिली होती है, सारी चीज़ों को कैसे हम टेकल करते हैं। अब आ जाते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी का जो है माइंड से क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद रिवीजन भी कर लीजिएगा। इसका तो मतलब कि मेरे को लगता है आना ही आना है इस बार के पेपर में, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बॉडी एंड माइंडल बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप, उसके बारे में आप चालू करते हैं हम। ठीक है। बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप क्या है, बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। बॉडी एंड माइंड ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दूसरे से, एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है। ये ठीक है। अब ये कैसे जुड़े हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये समझो, ये आपका माइंड होता क्या है। ठीक है। माइंड, देखो माइंड क्या होता है, जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो चीज़ें देख कर रहे हैं, जो मतलब कि जैसे कि एक सोच है, अब सोच को कैसे डिफाइन करूँगे, वही माइंड है अपना। देखो मेंटल स्टेटस क्या करता है, फिजिकल इफेक्ट एंड ए मेंटल स्टेटस। देखो अब देखो बॉडी एंड माइंड का क्या रिलेशनशिप है। माइंड, देखो यहाँ पे ये समझो, ये माइंड का कॉलम है। माइंड क्या करेगा, माइंड आपको स्ट्रेस देगा। ठीक है। माइंड आपको स्ट्रेस देगा। ठीक है। माइंड आपको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस के कारण क्या होगा, आपके बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा। ठीक है। आपके बॉडी में हेडेक होगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेस के कारण हेडेक हुआ, तो माइंड एंड बॉडी का रिलेशन यहीं पे सामने आ गया। अगर ये स्ट्रेस नहीं आया होता तो हेडेक नहीं होता। माइंड जो है आपको एंजाइटी देगा, माइंड क्या करेगा, माइंड आपको एंजाइटी देगा, और एंजाइटी से क्या होगा, ये आपको फास्ट हार्ट बीट, यानी कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। मतलब कि तेजी से धक 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 लबदब लबदब करने लगेगा। अब फिर आ जाते हैं फियर, अब यहाँ से फिर आता है फियर। ठीक है। यानी कि आपको डर लगेगा, डर से क्या होगा, डर से आपकी स्वेटिंग यानी कि पसीना निकलने लगेगा। अब ये कैसे रिलेशन है, देखो कि ये माइंड क्या कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा है बॉडी को। ठीक है। ये भी चीज याद रखना कि माइंड कंट्रोल करता है किसको, आपके बॉडी को। ठीक है। देखो यहाँ पे जो चीजें कर रहा है माइंड, तो ये चीजें यहाँ पे उसके प्रति रिएक्ट कर रही है। ठीक है। अब देखो बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप, बॉडी माइंड रिलेशनशिप आर अफेक्टिव ईच अदर। देखो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस से हेडेक हो रहा है, फियर से स्वेटिंग हो रही है, एंजाइटी से फास्ट हार्ट बीट हो रहा है, डिप्रेशन से वीकनेस आ रही है। अब देखो उल्टा देखो, अगर जी आप यहाँ पे हैं और आप कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं, कुछ अच्छा ईट कर रहे हैं, तो आपका माइंड भी क्या करेगा, माइंड भी हैप्पी हो जाएगा।
तो ये एक दूसरे को इफेक्ट तो करते हैं भैया, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब आते हैं एक सेकंड, क्या है, हाँ, फिलोसफिकल अप्रोच। मतलब कि फिलोसफी क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच होता है कि ये, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ, फिलोसफिकल अप्रोच, यानी कि फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, यानी कि सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है भैया, बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप का थ्योरी याद रखना है। बॉडी और माइंड जो है दोनों अलग अलग हैं, पहली थ्योरी कहती है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है, बॉडी एंड माइंड आर डिफरेंट, सॉरी एक सेकंड, डिफरेंट थिंग, यानी कि थिंग, यानी कि जो बॉडी है और माइंड है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये एक नहीं है। और ये क्या क्या है, देखो बॉडी क्या है और माइंड क्या है। बॉडी देखो, बॉडी यानी कि सोल, सॉरी माइंड यानी कि सोल, आत्मा। ठीक है, एक सोच। ठीक है, और ये बॉडी मतलब कि बॉडी मीन्स बॉडी बॉडी मीन्स बॉडी, बॉडी जो कि डेथ डेथ हो जाता है बॉडी का, बट ये अमर है, ये अमर है। ठीक है, ये इमोर्टल है, ये इनमोर्टल है। मतलब कि अब मीनिंग देख लेना भैया, ये इनमोर्टल है, ये मर नहीं सकता। ठीक है, फेमस फिलोसफी क्या क्या है अब इसका, देखो फेमस फिलोसफी कौन कौन सा है, फिलोसफर कौन कौन से हैं, पहले हैं फर्स्ट फर्स्ट फिलोसफर हैं प्लाटो। ठीक है, और सेकंड फिलोसफर हैं आपके अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटेल। ये दो फिलोसफर हैं जो कि इस के बॉडी एंड माइंड के बारे में फिलोसफी दिए थे, फिलोसफिकल अप्रोच। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है फिलोसफिकल अप्रोच, माइंड एंड ए बॉडी आर ए सेपरेट, मतलब कि ये दोनों अलग अलग हैं। सोल कंट्रोल अ बिहेवियर, सोल जो है वो कंट्रोल करता है बिहेवियर को। बॉडी इज ए टेम्पररी बट सोल इज ए परमानेंट, यानी कि जैसे कि वो डायलॉग भी फेमस हुआ था, जीएफ इज ए टेम्परेरी बट सक्सेस इज अ परमानेंट, वैसे ही यहाँ पे भी है, बॉडी इज टेम्परेरी बट सोल इज ए परमानेंट, यानी कि बॉडी तो नश्वर है बट आपकी जो सोल है वो अमर है, वो नहीं मर सकती। ठीक है, फेमस फिलोसफी कौन कौन से दिए थे, प्लेटो और अरिस्टोटल, यहाँ पे भी लिख रखा है। अब आते हैं नीचे, अब क्या है भैया, फिलोसफिकल अप्रोच के सिग्मोइड, सिग्मोइड फॉर। अब देखो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ पे मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इनके बारे में, फिलोसफिकल अप्रोच, यहाँ पे फिलोसफिकल अप्रोच बाय ए सिग्मोइड, सिग्मोइड फोरांडे, सिग्मोइड फोरांडे के बारे में भी अच्छे से पढ़ लो एक बार। ये फिर फोरांडे का मानना है, जो मानना है वो तीन भागों में बटा है। ठीक है, पहला सुपर ईगो, मोर्टल वैल्यू, ईगो एंड ए आईडी, मतलब कि ये बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है कि, एक सेकंड में आपको फिर से बता रहा हूं, ये आपका सिग्मोइड फॉरवर्ड जो है ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक बार मैं ये बोल देता हूँ। यहाँ पे ये एक थ्योरी दिए थे। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि क्या बताया था, उन्होंने उन्होंने बताया था कि मानव का जो बिहेवियर है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है, एक सेकंड, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन जो बिहेवियर है वो हमारे अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। ह्यूमन बिहेवियर आर कंट्रोल आर, एक सेकेंड, अरे भैया, आर कंट्रोल कंट्रोल बाई अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि ये बोल रहे हैं, जो हिंदी में अगर शुद्ध बोले, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो जाता है, यानी कि हमारे जो अचेतन मन से कंट्रोल होता है। फोर्नाडे के मुख्य जो पॉइंट थे वो कौन कौन से थे, मानव जो करता है उसका कारण अवश्य वो खुद भी नहीं जानता। ठीक है, मानव जो मनुष्य जो करता है उसका कारण अक्सर वो उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है, यानी हम कई काम को अंदर, कई काम से अंदर छिपी हुई
इच्छाओं और भगवान के डर से करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई वर्कशिप कर रहा है, ठीक है, ये उनका थ्योरी है भैया, ये बोल रहे हैं कि हम अब भगवान के डर से और सारी चीजें करते हैं। देखो, और उनका वो जो है वो 3 भागों में इसे बांटे थे। फरांडे के अनुसार मन 3 भागों में बटा है, यानी कि माइंड माइंड जो है वो 3 भागों में बटा है। इसे मन भी बोल सकते हैं हम, इसे हम मन भी बोल सकते हैं। मन जो है हमारे 3 भागों में बटा है। पहला पहला है सुपर, एक सेकंड, सुपर ईगो, ठीक है। अब फिर आता है ईगो, ठीक है, और फिर आता है आपका आई आई डी, ठीक है। अब देखो, आईडी का अर्थ होता है कि सबसे पहले ये मतलब कि निश्चल और सबसे पुराना भाग है। ये मतलब कि सबसे पहले ये निश्चल और पुराना भाग है, जैसे कि भूख, प्यास एंड ए गुस्सा, और तुरंत तुरंत सुख पाने की इच्छा, मतलब कि लोगों में, ठीक है। इसे समझो कि हंगरी 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 मैन, ठीक है, भूख। अब फिर आता है ईगो। ईगो यानी कि सही गलत का निर्णय, समाज के अनुसार व्यवहार करना, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि ईगो में समाज के अनुसार बिहेव करना, रियलिटी प्रिंसिपल। फिर आता है रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, रियलिटी रियलिटी प्रिंसिपल। फिर आ गया रियलिटी प्रिंसिपल। फिर आया सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी कि माता पिता ने जो सिखाया है, सही गलत का भेदभाव, यानी कि मोटल प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये ईगो, सॉरी आईडी, फिर ईगो एंड फिर सुपर बिहेवियर, यानी कि जो मन है वो सबसे पहले भूख, प्यास, गुस्सा और ये सारी चीज़ों पे फिर आता है। फिर उसके बाद से आता है चाहत, समझो कि पहले का मतलब चाहत, ठीक है, चाहत। और उसके बाद से आता है नियंत्रण, मतलब कि ये माइंड का 3 पार्ट है। माइंड क्या करता है, पहले माइंड चाहता है कि हमारा भूख, प्यास, काम और जो भी चीज़ें खत्म हो, उसके बाद से वो चाहता है हमारा नियंत्रण हो सारी चीज़ों पे। अब फिर आता है नैतिकता, यानी कि हम कैसे रहें। अब रियल लाइफ का एग्जांपल लें। समझो कि एक छात्र परीक्षा में नकल करने का, समझो कि एक छात्र को, यहाँ पे नीचे आते हैं, हाँ एक सेकेंड, मान लो कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है। अब इसको हम नकल करने का मौका देता है, ठीक है। अब इसे नकल करने का मौका मिलता है। नकल, देखो अब उसका 3 चीज़ें आएगी वहाँ पे। एक आएगा, 3 चीज़ें आएगी, आईडी, और फिर आएगा सुपर ईगो, ठीक है, फिर आएगा सुपर ईगो, और फिर आएगा ईगो। देखो अब ये क्या कहता है, आईडी नकल कर ले पास हो जाएगा, मतलब कि नकल करने का मन करेगा, ठीक है, ठीक है। और फिर सुपर ईगो आता है, नहीं ये गलत है, ये गलत है, फिर आपको भी लगेगा कि नहीं ये गलत है। ईगो ईगो यानी कि मेहनत मेहनत से जितना है उतना लिखो, ठीक है, मेहनत से जितना है उतना लिख दो, ठीक है। ये है आपके 3 चीज जो कि आपके थ्योरी फिलिप्स दिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब नीचे पढ़ लेते हैं एक बार, इसी पे नहीं रहना है। फिलोसफिकल अप्रोच बाय ए सिगमंड फ्रॉइड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये देखो, ये क्या करता है, डिस्क्राइब ऑफ इंस्टेंट, मतलब कि तुरंत कर देता है। एंड ईगो क्या करता है, रियलिटी एंड कंट्रोल करता है। एंड मोटल एंड वैल्यू, मतलब कि ये तुम्हारा मोटल एंड वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद से नीचे आते हैं, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अप्रोच। ये देखो एक सेकंड, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अप्रोच ये क्या कहता है, बायोलॉजिकल फिजिकल अप्रोच डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ए ब्रेन केमिकल हार्मोन एंड मेंटल कोऑर्डिनेशन। ये जो तुम्हारा फिजियोलॉजिकल अप्रोच है वो ब्रेन केमिकल्स, हार्मोन्स एंड मेंटल कंडीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन होगा तो आपको लो सेंसरेशन होगा, हाई एड्रेनलिन आएगा। एंजाइटी होने पे आपका जो एड्रेनलिन का लेवल है वो हाई हो जाएगा, लगेगा कुछ करें, ये करें, वो करें, शरीर में बिल्कुल बेचैनी से रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे साइको एस्टमेटिक डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में
मतलब कि एग्जाम में क्या, अगर जे किसी भी नर्सिंग फील्ड में, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपका जो फिजियो मतलब कि फिजियो एंड एस्टोमेटिक शरीर है, जब समझो कि मेंटल स्ट्रेस शरीर का जो है बीमारी रूप से दिखाई देने लगता है। मेंटली मतलब कि बॉडी फिट है, फिजिकली आप फिट है, फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या है, मेंटली मेंटली इल है, आप मेंटली इल है, मेंटली बीमार है। ठीक है। अब यहाँ पे जब मन का स्ट्रेस जो है शरीर और उसके बीमारी के रूप में दिखते लगे, जब जैसे कि अब लोग मेंटली इल है, तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि तुरंत पता चल गया कि मेंटली इल है, नहीं। अब कुछ समय बीतता है तो फिर उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, चिड़चिड़ापन, और बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है। अब देखो आसान शब्दों में समझो, जब दिमाग बीमार होता है ना, जब दिमाग बीमार होता है और उसका असर शरीर पे पड़ता है, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी कि मेंटल इल है, कोई दिक्कत नहीं, जब मेंटल इल होने के कारण कोई डिसऑर्डर दिख रहा है हमारे शरीर पे, उसे बोला जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब देखो कौन कौन सा होता है, यह कैसे होता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है, मेंटल कॉज है फिजिकल डिसऑर्डर कैसे होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, टेंशन एंड हाइपोथर्मिया, अस्थमा एंड एस्थोमेटिक पेन एंड एनर्जी। देखो इनमें रहने से नर्वस सिस्टम हार्मोन का प्रभाव, मतलब कि देखो ये सारी चीजें अगर हो रही है, इनमें से कोई सी एक भी हो रही है ना, तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होता है अपना। जब हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो सिंपल सी बात है भैया, बॉडी भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। अब इसका प्रक्रिया क्या है, देखो मेंटल स्ट्रेस होगा पहले, मेंटल स्ट्रेस हुआ, मेंटल स्ट्रेस के बाद से नर्वस सिस्टम अफेक्ट करेगा। नर्वस सिस्टम जब अफेक्ट हुआ तो हार्मोन भी अफेक्ट होगा, जब हार्मोन अफेक्ट होगा तो आपको फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, तब आपको फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। जी हाँ। अब आते हैं नीचे, सेंसेशन। सेंसेशन इज ए रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ सेंसरी ऑर्गन। मतलब देखो सेंसेशन क्या होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिसीव किया गया, हम सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हम सेंसेशन को रिसीव करते हैं। समझो कि बाहर की दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लिया, हमारे दिमाग में चला गया, जैसे कि ये आइज है और यहाँ पे एक समझो कि ये ट्री है। ठीक है। और ये एक ट्री है। ठीक है। ये एक ट्री है और ये आपका आई है। तो यहाँ से जो आपका लाइट आया तो लाइट से इंफॉर्मेशन कहाँ गया, ब्रेन में। लाइट से जब इंफॉर्मेशन ब्रेन में गया, तो इन्फो जब ब्रेन में गया तो क्या होगा, तब आपका सेंसेशन, ये सेंसेशन है। ठीक है। अब सेंसेशन का पाथ क्या है, सेंसेशन का पाथ होता है स्टूमुलेट, सेंसरी ऑर्गन, ब्रेन एंड रिस्पॉन्स। देखो स्टूमुलेट यानी कि जो हमारा ये ट्री है, ये जो हमारा ट्री है ये स्टूमुलस है। सेंसरी ऑर्गन कौन है, ये जो हमारा आई है वो हमारा क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ब्रेन, ब्रेन क्या है, इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिकोड होगा, फिर रिस्पॉन्स, ब्रेन ही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। और रिस्पॉन्स किसके द्वारा होगा, हमारे फिजिकल बॉडी के द्वारा। ठीक है। ये हमारा फिजिकल बॉडी के द्वारा रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। ट्री, आइज, ब्रेन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। ये क्लियर उसका पाथवे हो गया। टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन पता, आइज, सॉरी आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। विजन के लिए, हेयरिंग के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, टच के लिए काम करते हैं। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल सेंसरेशन। अबनॉर्मल सेंसेशन, अबनॉर्मल सेंसेशन क्या होता है, देखो इसमें दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है, इल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड हाइपरथेरमेसिया। हाइपरथेरमेसिया, अब देखो इल्यूजन मतलब कि रोंग इंटरप्रेशन, मतलब कि गलत पहचान। समझो यहाँ पे रोप है यानी कि रस्सी है, रस्सी को आप कभी कभी अंधेरे में, हल्का उजाला है और थोड़ा सा अंधेरा है तो आप उसको स्नेक समझ लेंगे, सांप समझ लेंगे। ठीक है। वो चीज वहां पे स्टूमुलेट है, रस्सी पड़ी है तो रस्सी को आपने सांप समझा, बट यहाँ पे क्या होता है, सीइंग हेयरिंग विदाउट स्टूमुलेट। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे बिना कुछ बोले सुनाई देता है, यहाँ पे स्टूमुलेट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट स्टूमुलेट, यानी कि रस्सी भी नहीं है फिर भी हमको वहां पे सांप दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा हेलुसिनेशन हो गया। अब फिर हाइपरथर्मिज्म, मतलब कि ज़्यादा संवेदनशील, यानी कि इनक्रिएटेड, क्या बोल रहा हूँ, इनक्रिएटेड सेंसेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कंक्लूजन। ठीक है। ब्रेन एंड माइंड, ह्यूमन बिहेवियर किसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन और माइंड कंट्रोल करता है, बॉडी इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड रहता है। ठीक है। और ये नर्सिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बस यही चीज़ है। तो बस आज का लेक्चर खत्म, चैप्टर 2 आपका एंड यहीं पे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।